नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज़ में। अब यह सीरीज़ प्रतिदिन पोस्ट की जाएगी और शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी। आप इससे लगातार मिलते रहें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। विशेषकर यह सीरीज़ यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाँ, लेकिन वनडे एग्जाम वाले व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ऐसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। शाम को 6 बजे सीरीज़ को अपलोड करने का कारण ये है क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर पूरी जानकारी नहीं होती है शुरुआत में, शाम तक आते आते वो क्लैरिफाई हो पाती हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे दिन की घटनाओं को एक साथ रखा जाए। एक बात और आप लोग ध्यान रखें, वो ये है कि खबरों में चल रही सभी घटनाओं को कवर नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही घटनाएं कवर की जाएंगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मेक कमेंट्री, हम कमेंट्री नहीं करेंगे, बल्कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट खबरों को ही देखेंगे जो हमसे पूछी जा सकती हैं। और बीच बीच में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी खबर किस एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सवाल कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही आपको इस करंट अफेयर सीरीज़ को प्रारंभ करने से पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और आज 26 अप्रैल है, ये तो आप लोग भूले नहीं होंगे। प्रतिवर्ष ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, यानी हरित भविष्य के लिए नवाचार करें। सबसे पहले ये इसको मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो 2000 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन, इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी व्यक्ति के जीवन पर, तो उन सब के बारे में उनको जागरूक किया जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ क्रिएटेड बाई इट्स ओन योर माइंड, जो आपके दिमाग के द्वारा ही क्रिएट की गई हो। ठीक है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी आपकी बौद्धिक संपदा है और जो हमेशा इंटेंजिबल फॉर्म में रहती है, यानी अदृश्य रहती है। वो संपदा आपको दिखेगी नहीं ऐसे। तो जो ऐसे राइट हैं वो इंटेंजिबल राइट होते हैं। अब बात ये आती है कि 26 अप्रैल को ही क्यों चुना गया। क्योंकि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो वाइपो है, इस वाइपो की स्थापना तो 1967 में हो चुकी थी, 1967 में ही हो चुकी थी। तब फिर से 2000 में इस दिवस को स्थापित करने का क्या मतलब है और 26 अप्रैल ही क्यों चुना गया। तो 26 अप्रैल इसलिए चुना गया कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो तो ज़रूर 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने की जो कन्वेंशन था, या इसने जब से काम करना शुरू किया, जो जब से प्रभाव में आया वो कन्वेंशन, वो 26 अप्रैल 1970 है, यानी 26 अप्रैल 1970 से इसने काम करना स्टार्ट किया था, अर्थात इसका वो कन्वेंशन लागू हो गया था। ठीक है, तो तब से स्थापित हुआ 1967 में, 26 अप्रैल 1970 से काम करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाइपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वनडे एग्जाम में यहाँ सिर्फ इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो आप लोग इसका मुख्यालय कहाँ है ये बात ज़रूर ध्यान रखें। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। एक ट्रिक वाली बात यह है कि जो कोई भी संगठन जिसके आगे वर्ल्ड लिखा हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के मुख्यालय जिनेवा में मिलते हैं ज़्यादातर। जिन भी संगठन के आगे वर्ड लिखा हुआ है तो उन सब की ज़्यादातर मुख्यालय, हालांकि ये सत्य पूरी तरह नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूर वर्ड जो अगर लिखा हुआ है किसी संगठन के सामने, तो आप आंसर अगर जिनेवा लगाएंगे तो लगभग सही होने की उम्मीद है 99%। लेकिन फिर भी इनके मुख्यालय ज़रूर आप याद करके रखें। ये ऐसा मिसलेनियस टॉपिक है जो कभी भी पूछा जाता है। तो वाइपो क्या है? वाइपो एक वैश्विक मंच है, एक ग्लोबल फोरम है, जो क्या करता है कि आपकी बौद्धिक संपदा से संबंधित जो सेवाएं होती हैं और जो संबंधित कोई पॉलिसी बनाई जाती है या इन्फॉर्मेशन है कोई,
या इन सब चीज़ों के अंतर्गत कोई सहयोग स्थापित करना है, तो उसके लिए वैश्विक मंच है ये। जैसे इंडिया की जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो रिजीम है, ठीक है, जो इंडिया की जो पॉलिसी है, उन इंडिया की पॉलिसी को बनाने में इस वाइपो का काफ़ी योगदान रहा है। तो अगर कोई बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कोई नीति बनाता है कोई देश, या उसको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता जो देता है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब अगली बात यह है कि यह यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी विशिष्ट अभिकरण है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी वो एजेंसी होती हैं जो यूएन से अटैच रहती हैं। स्थापित किया गया 1967 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके सदस्य हैं वाइपो के 193, और जो यूएन के जिस संगठन के अंतर्गत ये काम करता है, क्योंकि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 प्रधान अंग हैं, जैसे कि यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, महासभा है, तो ये 2 हो गए प्रिंसिपल ऑर्गन। एक ऐसा ही प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोसॉक बोलते हैं इसे शॉर्ट में, यानी यूएन के इकोसॉक अंग के अंतर्गत आता है वाइपो, ठीक। चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही भयावह, खतरनाक, रूह को दहलाने वाली ऐसी घटना, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर। आज ही के दिन 1986 में 26 अप्रैल को यूक्रेन का एक स्थान था, इसका नाम था चेरनोबिल, और इस चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। वहाँ ज़बरदस्त न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, और उस घटना में कम से कम 3.8 मिलियन पीपल्स लगभग उसमें हताहत हुए थे, परेशान, मतलब या तो डिस्प्लेस कर दिए गए थे, या वो परेशान हो गए थे, या वो मरे थे उसमें से कुछ। मतलब एक पूरी कैटेगरी है कि 3.8 मिलियन पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड विद दिस एक्सीडेंट। अब बात करते हैं कि ये चेरनोबिल है कहाँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि इस घटना को रिमेंबर करने के लिए, कि हम इसे सीख ले पाएँ, ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर से न हों, तो यूएन ने क्या किया, यूएन ने 2016 में इसको रिमेंबर करने के लिए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। ये चेरनोबिल है कहाँ, ये यूक्रेन के प्रिपियत शहर में है। देखें, PRIPYAT, यानी यूक्रेन के प्रिपियत शहर में है ये चेरनोबिल प्लांट। वहाँ ये विस्फोट हुआ था 26 अप्रैल 1986 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कितना भयानक था। तो विश्व में अभी तक 2 ही ऐसे न्यूक्लियर डिजास्टर आए हैं, ये एक्सीडेंट हुए हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर 7 की रैंकिंग देते हैं, यानी 7 स्तर तक जो हाईएस्ट है। तो उनमें से एक तो है यही चेरनोबिल, और दूसरा है 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो जापान में हुआ था, ठीक है। ये 2 विश्व के वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माने जाते हैं, यानी सबसे खराब में से भी खराब माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेशनल पंचायती राज डे की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वनडे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें पंचायती राज सिस्टम का भारत में जो जनक कहलाता है, फादर कहलाता है, वो बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता को माना जाता है। पंचायती राज सिस्टम है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, एक्चुअल में स्थानीय स्वशासन, ठीक है। आप ये समझें, जो स्थानीय स्वशासन होता है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन वाली, और एक रूरल लोकल बॉडीज़, एक ग्रामीण प्रशासन वाली। तो जो ग्रामीण स्वशासन होता है उसको पंचायती राज कहते हैं, ठीक है, और जो शहरी वाला हिस्सा होता है उसे नगरीय स्वशासन कहते हैं, यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम का जो संबंध है मुख्य रूप से वो रूरल एरिया से है, ग्रामीण क्षेत्रों से है, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है बी.आर. मेहता को, जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपिन को। 1872 में उन्होंने स्थानीय स्तर पर स्वशासन को लागू करने के लिए कुछ प्रावधान किए थे 1872 में, इसलिए लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 2 हिस्से हैं, एक पंचायती राज हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, और एक अर्बन हिस्सा जो नगरीय स्वशासन कहलाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसिस्ट 2 पार्ट, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी शहरी और ग्रामीण। तो इसलिए ध्यान रखें।
अब बात करते हैं कि ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि भारत में पंचायती राज को लागू करने के लिए अनुच्छेद 40 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया था डीपीएसपी के अंतर्गत कि इसको लागू किया जाए, लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे सबसे पहली बार लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद कोई पहल प्रगति नहीं हुई कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया जाए, उसको साउंड किया जाए। यानी सभी राज्य को गठन करने में इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो विभिन्न समितियों ने, जैसे कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति आई, फिर GV राव समिति आई, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई 1986 में। तो बाद में जो 2 समिति हैं, GV राव और लक्ष्मीमल सिंघवी, इन दोनों ने कहा कि पंचायती राज सिस्टम को जब तक हम संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं देंगे, राज्य बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि पंचायतों को कुछ अधिकार मिले। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया और ये एक्ट 1992 में पारित हो गया। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हो गया, लेकिन ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने की तिथि को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73rd के माध्यम से हुआ क्या था कि संविधान में एक एक्स्ट्रा अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल जोड़ी गई, 11th शेड्यूल, जिसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक, और उसके इसके साथ ही एक और अमेंडमेंट हुआ था जो 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 74वां, वो भी 1992 में हुआ था। लेकिन उसके माध्यम से क्या किया था, उसके माध्यम से 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि 12वीं अनुसूची जो नगरीय प्रशासन से संबंधित है, जो ग्रामीण सुशासन से या पंचायती राज सिस्टम संबंधित है, वो 73rd अमेंडमेंट है। और जो लागू हुआ 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज सिस्टम है जो वो 3 स्तर का है, यानी 3 टायर सिस्टम है। और बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की थी। एक स्तर है सबसे नीचे विलेज लेवल, फिर उसके बाद है एक इंटरमीडिएट लेवल जिसे हम ब्लॉक लेवल का बोल सकते हैं, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला पंचायत। यानी भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो त्रिस्तरीय है। सबसे छोटा लेवल है विलेज लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, यदि किसी ब्लॉक की जनसंख्या 20 लाख से कम है या इंटरमीडिएट लेवल पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहाँ हो सकता है कि राज्य उस क्षेत्र में इंटरमीडिएट जो पंचायत है उसे गठित ना करे या मध्य स्तरीय पंचायत को गठन ना करे। लेकिन विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत गठित करना प्रत्येक राज्य के लिए कंपलसरी है। सॉरी। और एक बात और, जो पंचायती राज सिस्टम है या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो सब्जेक्ट स्टेट है, यानी राज्य सूची का विषय है, सब्जेक्ट की स्टेट लिस्ट में आता है ये। ठीक, तो इस पर केंद्र सरकार सिर्फ मॉडल कानून बना सकती है, इनसे संबंधित जो बाकी काम करेगी वो राज्य सरकार करेगी। इसलिए पंचायतों के या नगर निकायों के चुनाव राज्य सरकार कराती हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इस अभी जो 2020 में जो मनाया गया 24 अप्रैल को, परसों ही, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक स्वामित्व स्कीम, दो चीज़ें लॉन्च की हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम इस पंचायती राज दिवस पर। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, ये क्या है कि ये एक ऐसा पोर्टल है जो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में और उसे लागू करने में सहायता करेगा। और ये पोर्टल करेगा क्या कि जो प्लान जो लागू हो रहा है, यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो लागू हो रहा है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए, जवाबदेहिता तय हो पाए, यानी कोई घपला ना हो कि वो हो ही ना। साथ ही इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल को हम लोग इस दिशा में भी समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से डिजिटलाइजेशन है वो ग्राम पंचायत लेवल तक पहुंच रहा है। हालांकि एक भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, जिसके माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये था ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब देखते हैं स्वामित्व स्कीम क्या है। एक्चुअल में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास ज़मीन काफ़ी है, उनके घर भी बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनसे अगर ये मांगा जाए कि इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ कि ये आपकी ही ज़मीन है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं है। अब उनको बाई चांस लोन लेना हो किसी से तो वो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के सारे लोन ले सकते हैं।
या फिर मान लीजिए कि हमने जाके वहाँ कब्जा जमा दिया। अगर हमने जाके कब्जा जमा दिया तो हम तो यही कहेंगे ना, ये हम ज़मीन हमारी है, तुमने ज़बरदस्ती बना लिया इस पर। अब विवाद होगा तो विवाद में फिर यही बात उठेगी कि चलो इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ किसके पास है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि स्वामित्व स्कीम कुछ ऐसी ही है जो विलेज में जो हाउस ओनर हैं गाँव में या रूरल एरियाज़ में, उनके घर के कागजात बना के दिए जाएँ। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को यानी स्वामित्व स्कीम को पायलट बेसिस पर, पायलट मतलब प्रैक्टिकल के आधार पर चेक कर रहे हैं कि काम करेगा कि नहीं आगे, पायलट मोड पर 6 राज्यों में से चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो रूरल एरियाज में जो इनहेबिटेड लैंड्स हैं यानी जो आवासीय ज़मीन हैं, उनको ड्रोन और लेटेस्ट सर्वे मेथड के माध्यम से उनका सर्वे किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये पता चल पाएगा कि ज़मीन कितनी है, कहाँ किससे कितने घर बने हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा कि इतना सर्वे करने के बाद राज्य सरकार एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाएगी। इतना सर्वे करने के बाद राज्य सरकार एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाएगी और उस प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए उन व्यक्तियों को ये प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिनके नाम पर एक्चुअली वो ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, यानी स्वामित्व के माध्यम से, स्वामित्व स्कीम के माध्यम से क्या किएगी सरकार, राज्य सरकार सर्वे करेगी ज़मीन का, जहाँ जहाँ जो लोग बसे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर उसके बाद उसकी मैप तैयार करेगी, उसके बाद उस आधार पर प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करेगी और उस प्रॉपर्टी कार्ड को एवरी प्रॉपर्टी होल्डर जो गांव में हैं उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है भविष्य में वो उसके आधार पर लोन ले सकते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट करना हो यानी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो उसको भी हम सेटल कर सकते हैं, उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा हम बता ही चुके हैं कि अप्लाइंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जनरली जो संस्था होती हैं जो लोन देती है वो कहती है बताओ तुम्हारे पास क्या है, गिरवी क्या रखोगे तुम, तो वो व्यक्ति कम से कम कागज़ दिखा सकता है, तो इसका ये फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं आगे स्थिति क्या है। आगे स्थिति अब देखते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को, यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक होता है, इम्यूनाइज का मतलब होता है पहले से ही रोगों की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता हासिल कर लेना। ठीक है, तो WHO क्या करता है, WHO क्या करता है, इसको 24 से 30 अप्रैल के बीच इसको मनाता है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए और बताया जाए कि वैक्सीन आपको कैसे सुरक्षित रख पाती हैं। वैक्सीन के बारे में मैंने जानकारी पिछली वीडियोस में भी दी है, फिर समझ लीजिए कि इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई किसी व्यक्ति को पोलियो के प्रति इम्यूनाइज करना है या प्रतिरक्षित करना है उसे, तो उसे कमज़ोर पोलियो के वायरस उसके अंदर डाल दिए जाते हैं वैक्सीन के जरिए, टीके के जरिए। तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी उस कमज़ोर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है अपनी बॉडी में, अपने आप को मजबूत कर लेती है। तो जब अगर वास्तव में पोलियो वायरस का अटैक होगा तो उस बॉडी के अंदर अब तक इतनी क्षमता आ चुकी होती है कि वो उसको उसके प्रभाव से बचा सकती है। ठीक है, इस बार की जो थीम है इसकी, वो है इसकी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, यानी वैक्सीन सभी के लिए काम करती है, ये इसकी इस बार की थीम है। और एक बात ध्यान रखें, वो ये है कि WHO ने इस बार, इस 2020 है, इस वर्ष को अपनी तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ, यानी नर्स और मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और 7 अप्रैल को जो इस बार जो अभी जो गुजरी है 7 अप्रैल जस्ट 2020 में, उसकी डे की जो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। उस दिन की थीम भी क्या थी, सपोर्टिंग द नर्सेज एंड द मिडवाइफ। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे क्या है। सॉरी, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे अपनी तरह का पहला दिवस है जो इस बार मनाया जा रहा है। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण डिस्ट्रक्शन स्टेज में चला गया था, बहुत तगड़ा करके डिवास्टेशन हुआ था, बहुत इतनी हानि हुई थी हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या किया कि कुछ लोगों ने आपस में सहमति जताई और उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक ऐसी संस्था का निर्माण हमको करना चाहिए जो हम सबको कंट्रोल करे, थोड़ा बहुत हम अपनी शक्ति उसको सौंपेंगे। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, वो सभी देशों को लुक आफ्टर करेगा, उनको देखता रहेगा, जिससे कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। इसके लिए सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस, दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस तब तक बना ही नहीं था, क्योंकि वो बनता है 24 अक्टूबर 1945 को काम करना स्टार्ट करता है यूएनओ। लेकिन यूएनओ एक्चुअल में है क्या, यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड मतलब संयुक्त, नेशंस मतलब राष्ट्र, यानी कई राष्ट्रों की ये कॉन्फ्रेंस थी जिससे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकें। ठीक, तो ये कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, इसलिए इसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये इसमें, इस कॉन्फ्रेंस में 50 देशों के भागीदार लोग आए थे, डेलीगेट्स वहाँ से आए थे, जो 26 जून 1945 को ही मिले थे सैन फ्रांसिस्को में। इसीलिए ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 26 जून 1945 में आयोजित हुई और उसी दिन यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। उसी दिन यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद क्या होता है, सॉरी एक बात ध्यान रखें, यानी जो 26 अप्रैल थी, 26 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 महीने बाद 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और तब 24 अक्टूबर 1945 को यूएन अपनी स्थापना में आता है, अपने अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये जो यूएन इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे है वो 2 कारणों से इम्पोर्टेंट है। पहला कारण तो ये है कि ये पहली बार ही मनाया जा रहा है इस बार। ठीक है, ये पहला इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे है। ठीक, दूसरा ये है कि ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की 75वीं वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए खबरों में आया। अब चर्चा करते हैं हम लोग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पर। ये एक्चुअल में है क्या, आप इसे समझना कोशिश करना। उन पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में बहुत सारे कानून हैं। उनमें से एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, WPA, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ कई और भी कानून हैं। इससे पहले एक चीज़ और समझें, एक्चुअल में जब ये कानून था नहीं, तब एक IBWL नाम की संस्था थी भारत में। इसका 1952 में गठन किया गया था। कब, 1952 में। 1952 में इसका गठन किया गया। IBWL, इसको कहते हैं इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। 1952 में इसका गठन किया गया था। लेकिन ये जो संस्था थी वो बहुत बेहतरीन काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए पर्यावरण का क्षरण भारत में लगातार हो रहा था। उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी से कहा कि तुम कुछ कैसे कानून सुझाओ जिससे कि भारत में पर्यावरण के क्षरण को रोका जा सके। तो उन समितियों ने, या उस समिति ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सुझाया और ये एक्ट अपने अस्तित्व में आया। फिर भी इसकी शक्तियाँ इस कानून में कम थीं, इसलिए इसे 1991 में 1991 में अमेंडमेंट किया गया इसमें। फिर 2002 में अमेंडमेंट किया गया और 2002 यानी 2 बार संशोधन होने के बाद दूसरे संशोधन में इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 5A। इस सेक्शन 5A के अंतर्गत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया। यानी जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था वो 1952 से काम करता रहा, कब तक, 2002 तक। IBWL 1952 से 2002 तक काम करता रहा। लेकिन जब NBWL बना तो ये बनता है 2003 में। 2003 के बाद फिर जो IBWL था वो रिप्लेस हो गया। ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल तक होता है। तो ये 2003 में तो बना। अब 2003 के बाद इसका जो कार्यकाल था, जो इसका जो टर्म था, वो लैप्स कर गया 2013 में। 2013 में ख़त्म हो गया। फिर इसका गठन नहीं किया गया था।
तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर इसको दोबारा से गठित किया गया। ठीक है, अब हम सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये तो थी हिस्ट्री, सवाल कैसे पूछा जाएगा हम लोग ये समझते हैं, ये देखते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि क्या एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो बिल्कुल हाँ, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसे संसद के कानून के तहत बनाया जाता है। सांविधिक निकाय है ये, क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 5A के तहत बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी जो चेयर करता है इसको वो प्राइम मिनिस्टर करता है। यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसका जो उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन होता है वो पर्यावरण मंत्रालय का जो मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री, वो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है। कुल मिलाकर के उसमें इस टोटल बोर्ड में यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत टोटल 47 यानी 47 मेंबर होते हैं। और ये जो बोर्ड है वो वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है सामान्य रूप से, उसके बाद ज़्यादातर नहीं मिलता है ये। ठीक, इस बोर्ड का काम क्या है? तो इस बोर्ड का काम है कि ये अपेक्स बॉडी है किसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए अपेक्स बॉडी है? अपेक्स बॉडी है रिव्यू करने के लिए। क्या चीज़ रिव्यू करने के लिए? वाइल्ड लाइफ यानी रिलेटेड मैटर, यानी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सबको रिव्यू करने की ये अपेक्स बॉडी है। और क्या है कि यदि किसी प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र, वे क्षेत्र चाहे तो वो नेशनल पार्क हों या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों या टाइगर रिजर्व हों या एलिफेंट रिजर्व हों या कम्युनिटी रिजर्व हों, वो सब प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ठीक है, संरक्षित किया गया हो उनको। तो उन प्रोटेक्टेड एरिया में यदि कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, यानी कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, तो निश्चित ही वहाँ पर्यावरण को क्षति पहुँचेगी, क्योंकि पहले से संरक्षण किया जा रहा है। और अब यदि उसमें प्रोजेक्ट कोई लाते हैं तो नुकसान तो पहुँचेगा ना। तो कितना नुकसान पहुँचेगा, ज़्यादा ना पहुँचे, इसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए होता है उस प्रोजेक्ट को। तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल यही देता है कौन? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए अपेक्स बॉडी मानी जाती है, सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि इसकी चेयर कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर है, तो अपेक्स तो होगी, इतना समझ ही सकते हैं आप लोग। यानी इसके मुख्य रूप से दो काम हैं। क्या है? एक तो ये है कि वाइल्ड लाइफ से जो रिलेटेड मैटर होते हैं उनको रिव्यू करना, और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ, ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि हाल ही में इसने एक बहुत खतरनाक काम कर दिया है। खतरनाक काम ये है कि एक देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, ये असम में है। ये देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व असम में है, और ये अरुणाचल प्रदेश के ही एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है दियोमाली। यानी जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है ये असम में है। ये जुड़ा हुआ है किससे? अरुणाचल प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व से, जिसका नाम है दियोमाली एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि ये जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ एक रेंज है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है सालेकी। सालेकी का मतलब वो सालेकी नहीं, यहाँ सालेकी एक जगह का नाम है। ठीक, इस सालेकी नाम के जगह पर अभी क्या हुआ है कि इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने यानी NBWL ने यहाँ कोल माइनिंग को अनुमति दे दी है। तो इसलिए ये पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बन गया है, और इतना चिंता का विषय है कि ये खबरों में आ गया है। तो ये सोचने वाली है। अब सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो यही कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि दियोमाली एलिफेंट रिजर्व क्या है। ठीक है, तो क्या है ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कासोवाल ब्रिज पर। कासोवाल ब्रिज क्या है एक्चुअल में, ये कहाँ है, पहले हमको ये देख लेना चाहिए। कासोवाल जो ब्रिज है वो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर है और रावी नदी पर बनाया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, रोड बनाया जाए या कुछ और बनाया जाए, तो वो सब बनाने का काम करता है VRO। कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इस BRO ने क्या किया है? इस BRO ने प्रोजेक्ट चेतक के तहत इस कासोवाल ब्रिज को बनाया है। कहाँ बनाया है? रावी नदी पर बनाया है। एक्चुअल में क्यों बनाया है? तो आप इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलें, ठीक है, तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको रावी नदी पड़ेगी।
इंटरनेशनल बॉर्डर बाद में पड़ेगा, पहले रावी नदी पड़ जाएगी। अब रावी नदी पड़ने के जस्ट रावी नदी के दूसरे तट पर, ठीक है, रावी नदी के दूसरे तट पर ऐसे समझ लिए कि उसके राइट बैंक पर, जैसे ऐसे समझें, कैसे कि आप इधर से आ रहे हैं, ये रावी नदी है, ठीक है, तो आपको ये रावी नदी पार करनी पड़ेगी। ये कासोवाल कहाँ है? ये कासोवाल इंडिया की टेरिटरी में आता है। यहाँ जैसे समझ लो ये कासोवाल है, तो ये इंडिया की टेरिटरी में आता है, इंडिया के क्षेत्र में आता है। तो इस कासोवाल तक पहुँचने के लिए हमको रावी नदी पार करनी पड़ेगी। तो इसी पर बनाया गया है कासोवाल ब्रिज, इसी एनक्लेव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, कहीं कहीं क्या हुआ है, उसको सीधे खींच दिया गया था। अब बहुत ज़्यादा सीधे खींचने के प्रयास में क्या हुआ कि ऐसे कभी ऐसे हो गया, कभी कुछ ऐसे हो गया है। तो इससे कुछ क्षेत्र इंडिया के पाकिस्तान में देखते हैं, कुछ पाकिस्तान के इंडिया में देखते हैं, उसकी टेरिटरी में देखते हैं, क्षेत्र में देखते हैं, जब वास्तव में होते नहीं हैं। तो जो कासोबल है एक तरीके से एनक्लेव है, यानी ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दूसरे की टेरिटरी में दिखते हैं लेकिन होते अपने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ क्षेत्र था, अभी बांग्लादेश से समझौता हुआ था 2015 में, एग्रीमेंट हुआ था। तो जो हमारे कुछ एरियाज़ थे वो बांग्लादेश में घुसे हुए थे और बांग्लादेश के हमारे देश में घुसे हुए थे। तो हमारे एरिया जो बांग्लादेश में घुसे हुए थे वो एनक्लेव कहलाएंगे, वो इंडियन एनक्लेव। तो कासोबल एक्चुअल में ऐसा ही एक एनक्लेव है जो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसा हुआ दिखता है। तो इसलिए हमको इसको तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ा है, कासोवाल ब्रिज उसका नाम दिया है। ये ब्रिज बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि बॉर्डर पर जितने भी काम करता है वो कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। एक्चुअल में ये बनाना क्यों पड़ा? तो ये परमानेंट पुल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे पहले यहाँ लकड़ियों का पुल था, वो उसकी भी क्षमता बहुत कम थी, तो वो टूट जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा थीं। तो आज के इस करंट टॉपिक में आपके लिए इतना ही। हम निश्चित ही कल से 6 बजे आपको पोस्ट आपको मिल जाएगी। करंट के टॉपिक ज़रूर पढ़ते रहें और इसमें जो हाईलाइटेड किए गए हैं वही आप लोग नोट करने का कोशिश करें। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।